हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस और हवलदार का जो एग्ज़ाम चल रहा है अभी, तो उसके आगे का प्रोसेस क्या रहता है और कब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा और जॉइनिंग कब तक आ सकती है। तो देखिए, अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है वो 19 फ़ेब को लास्ट एग्ज़ाम है एज शेड्यूल, बट जिनका पोस्टपोन हुआ है एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट होना बाकी है। तो कब डेट आएगा वो कुछ बोला नहीं जा सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि फरवरी तक पूरा एग्ज़ाम ये हो जाएगा। तो फरवरी तक एग्ज़ाम अगर हो जाता है तो एग्ज़ाम होने के बाद आपका एक आंसर की आता है, ठीक है। आंसर की वो जो एक्सपेक्टेड आंसर की है वो आ सकता है आपका मार्च के सेकेंड वीक में, मानकर चलिए आ सकता है, ठीक है ना। मैक्सिमम थर्ड वीक, उससे ज़्यादा होने का कोई चांसेस ही नहीं। तो मिड मार्च तक आपका आंसर की आ जाएगा। आंसर की आने के बाद आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पे आपको डाउट लगता है, किसी आंसर पे डाउट लगता है, तो आप उसको फिर चैलेंज कर सकते हैं। एसएससी 3 या 4 दिन का आपको टाइम देती है चैलेंज रेज करने का, जिसके लिए आपको 50 रुपये पर क्वेश्चन पे करना पड़ता है। का ये 3-4 दिन हो जाने के बाद जब फिर सारा फिर आंसर की का जो चैलेंज क्वेश्चन है वो सबको एवेल्युएट किया जाता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा। उसके बाद 2 से ढाई महीने के अंदर आपका एक रिजल्ट आएगा। पहले आंसर किया है, आंसर की आने के बाद 2 से ढाई महीने के बाद एक रिजल्ट आएगा जो हवलदार के लिए होगा। जिन्होंने हवलदार का प्रेफरेंस डाला होगा और जो कट ऑफ क्लियर करेंगे उनका नाम उसमें रहेगा, ठीक है। वो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट नहीं होता है, वो रिजल्ट आपका पीईटी और पीएचडी के लिए होता है जिन्होंने वो क्वालिफाई किया होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर आपने हवलदार का पोस्ट प्रीफरेंस में डाला है और आपने हवलदार का कट ऑफ क्लियर किया है तो आपका ये पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आपका फाइनल लिस्ट में भी नाम आए। इसके पीछे का रीजन ये है कि हवलदार का वैकेंसी जितना रहता है उसके 10 गुना में पीईटी पीएचडी के लिए बुलाया जाता है। तो फिर उसमें क्या रहता है कि बहुत सारे बच्चे जिनका मार्क्स कम रहता है और फाइनल आंसर की में तो मार्क्स ज़्यादा, फाइनल रिजल्ट में तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है ना एज कम्पेयर टू ये जो रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कुछ बच्चे फिर छटाएंगे। तो उसके बाद क्या आएगा, रिजल्ट होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ डाउट आ सकता है। पहला डाउट ये रह सकता है कि मैंने एमटीएस में हवलदार का पोस्ट का प्रेफरेंस नहीं डाला है तो क्या मेरा नाम आएगा। तो आपका नाम नहीं आएगा। आपने एमटीएस का डाला है तो आपको वो फाइनल रिजल्ट में ही आपका फिर रिजल्ट बनेगा, ठीक है ना, इसमें आपका नाम नहीं आएगा। सेकेंड, क्या इसमें मेरा नाम नहीं आया है तो क्या फाइनल रिजल्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्या इसके चांसेस हैं। तो देखिए, ये जो रिजल्ट आएगा आपका वो हवलदार का आएगा, ठीक है ना। तो अगर आपने हवलदार का डाला है और आपका नहीं हुआ इसमें, तो इसका मतलब ये है कि आपने हवलदार का कट ऑफ क्लियर नहीं किया है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन फाइनल रिजल्ट में भी हवलदार में नहीं होगा। हाँ, एमटीएस में आपका चांस है, अगर आपने एमटीएस का डाला है तो वो फाइनल रिजल्ट में ही आपको पता चलेगा, ठीक है। जनरली क्या होता है कि हवलदार का रिजल्ट का जो कट ऑफ रहता है वो कम जाता है। लेकिन इस साल क्या है, एमटीएस का वैकेंसी ज्यादा है और हवलदार का वैकेंसी कम है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि एमटीएस का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाए हवलदार के मुकाबले में, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। हवलदार का रिजल्ट जब आएगा, हवलदार का रिजल्ट आने के बाद पीटी पीएचडी आपका करवाया जाएगा। पीटी पीएचडी जनरली 1 महीने के अंदर आपका या फिर 3 से 4 हफ्ते के अंदर हो जाता है, ठीक है। पीटी पीएचडी में क्या होता है, एक शॉर्ट में बता देता हूँ। 1600 मीटर आपको 15 मिनट में वॉक करना रहता है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 20 मिनट में 1 किलोमीटर का आपको वॉकिंग करना रहता है। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या रहता है आपका 157.5 सेंटीमीटर हाइट रहना चाहिए, और मेल के लिए और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर का हाइट रहना चाहिए। चेस्ट 81 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर उसमें एक्सपेंशन भी रहता है, और फीमेल के लिए वेट नापा जाता है 48 केजी रहना चाहिए मिनिमम, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इजी होता है। मैक्सिमम 99% क्या 100% बच्चे इसमें पास हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका आपका टेंशन नहीं है, ठीक है ना। अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम है तो ही कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज ये आपका हो जाता है। अगर मान लीजिए एक्सपेंशन में, चेस्ट एक्सपेंशन में बहुत लोगों का प्रॉब्लम आता है, तो उसमें क्या रहता है ना, आपको चांसेस देते हैं जो ऑफिसर्स रहते हैं, तो वो लोग भी चाहते हैं कि आप उसको क्वालिफाई करें, तो वो आपको बहुत हेल्प करते हैं।
तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस थोड़ा सा आप कुछ दिन पहले से थोड़ा प्रैक्टिस करके चले जाएंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, ये होने के बाद आपका 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद फाइनल रिजल्ट आपका प्रिपेयर्ड होकर आता है। उसमें आपका 3 रिजल्ट आता है। पहला रिजल्ट रहता है एमटीएस का 18 से 25 ईयर के एज ग्रुप का, दूसरा रहता है 18 से 27 ईयर के एज ग्रुप का, और तीसरा हवलदार का रहता है। तीनों रिजल्ट सेपरेट रहता है, तीनों कट ऑफ अलग अलग रहता है। जनरली 18 से 25 ईयर का जो एमटीएस का ग्रुप है उसका कट ऑफ कम जाता है एज कम्पेयर टू 18 से 27 साल का जो एज ग्रुप है एमटीएस वाला। जब ये रिजल्ट आएगा तो उसके साथ एक और लिस्ट आता है डिपार्टमेंट एलोकेशन का। उसमें आपके नाम के सामने लिखा रहेगा कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट एलोकेट किया गया है और कहाँ पर एलोकेट किया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पहले तो 2024 में ये सेम डे आ गया था, लेकिन 2022 और 23 में कुछ दिन बाद आया था। तो मानकर चलते हैं कि सेम डे 2025 के एमटीएस में भी देखने को मिल सकता है। तो आपका वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कौन सा डिपार्टमेंट और कौन सा जोन आपको मिल रहा है। ठीक है ना, एमटीएस के हवलदार की पोस्ट पर जब ये हो जाएगा, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो आपका नाम जिस भी डिपार्टमेंट में आपका हुआ है सिलेक्शन वहां पे जाता है। तो वहां पे क्या रहता है, फिर आपका 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद आपका डीवी के लिए आपको बुलाया जाता है। डीवी के लिए जब बुलाते हैं आपको, तो आप यहाँ पे दो तरीके का फिर आता है मेडिकल का कंडीशन। पहला क्या रहता है, कुछ डिपार्टमेंट आपको बुलवाएंगे और डिपार्टमेंट के थ्रू ही आपका फिर मेडिकल होता है। जहाँ पे डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है उस एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पे आपको ले जाकर आपका मेडिकल करवाया जाता है। दूसरा कंडीशन ये बनता है कि वो आपको बोल देंगे कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जाकर सीएमओ से आप अपना मेडिकल जांच करवाकर वो सर्टिफिकेट बनाकर लाइए। डीवी के दिन आपको सबमिट करना रहता है। तो ये दो कंडीशंस के आपके ये होते हैं, मेडिकल्स होते हैं। ठीक है ना, डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसके बाद जब ये हो जाता है प्रोसेस डीवी का और मेडिकल का, तो उसके बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर में आपका ज्वाइनिंग आ जाता है डिपार्टमेंट से। ठीक है ना, मैक्सिमम डिपार्टमेंट का आ जाता है। कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जो डिले करते हैं, वरना मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स का आ जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर होगी। मैंने पूरा आप लोगों को बता दिया एक्सप्लेन करके कि क्या क्या कैसे कैसे होगी। मिड मार्च में आपका आंसर की आता है, तो 2 से 2.5 महीने के बाद, यानी आप मानकर चलिए मई के 3rd वीक या 2nd वीक में आपका ये रिजल्ट दे सकते हैं। प्री क्या है, हवलदार का पहला जो पीटी पीएचटी जो क्वालिफाइड है उनका रिजल्ट आएगा। उसके बाद 1 महीने के अंदर आपका ये पीटी पीएचटी होता है। मानकर चलिए आप कि जून तक ये पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। जून में कंप्लीट होने के बाद आप 1 से 1.5 महीना मानकर चलिए जुलाई या फिर मिड अगस्त तक आपका फाइनल रिजल्ट एनी हाउ आना चाहिए। ठीक है ना, अब उसके बाद 1 महीने के बाद, ये 1 महीने के अंदर आपका डीवी होता है, मेडिकल होता है, और उसके बाद 1 महीने के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाता है। तो आपका अप्रोक्स आपका अक्टूबर तक ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए। ठीक है ना, अगर सारा प्रोसेस सही से चलता है तो। ठीक है, अगर कुछ भी डिले होता है तो फिर वो आगे फिर जाएगा, नवंबर दिसंबर तक भी जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन ये मैंने आपको जो रफ आइडिया दिया है वो मैक्सिमम टेन्योर तक का ही टाइम कर दिया है। इतना पॉसिबिलिटी है कि सितंबर अक्टूबर तक आपका ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर वो नवंबर दिसंबर तक फिर आगे जाएगी। ठीक है, और कुछ डाउट मैं आप लोगों का पहले ही यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको कमेंट में लिखने से पहले। अच्छा, ये डाउट है आपका कि अगर आपने हवलदार का पोस्ट आपने प्रीफर किया है और आपने मान लीजिए प्रीफर किया है पटना जोन, ठीक है, तो आपका जो पीटी पीएचडी होगा वो भी पटना जोन में ही होगा। हाउएवर अगर आप हो सकता है आपका सिलेक्शन चेन्नई जोन के लिए हो, आपने कट ऑफ चेन्नई जोन का क्लियर किया है, तो आपका ज्वाइनिंग तो चेन्नई जोन में होगा, डीवी भी चेन्नई जोन में होगा, लेकिन आपका जो पीटी पीएचडी होगा वो आपके ही नियर बाय जो भी आपका होगा जोन उसमें ही आपका होगा। ठीक है ना, उसके लिए पीटी पीएचडी के लिए आपको ज़्यादा दूर नहीं भेजते हैं। जनरली आपका जो एड्रेस रहता है उसी एड्रेस के आसपास में आपको वहाँ पे जो भी हेडक्वार्टर रहता है वहीं पे आपका पीटी पीएचडी करवा लेते हैं। और जो आपका डीबी होता है वो आपका जहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होता है कट ऑफ के बेसिस पे, वहीं पे आपका डीबी होता है। ठीक है ना, तो यही था आज का वीडियो। और भी अगर कुछ डाउट अगर आप लोगों को आता है, मेरे भी दिमाग में यही डाउट आ रहा था जो मैंने आपको क्लियर किया है। और भी कुछ डाउट आता है, कुछ सवाल रह जाता है, कुछ पूछना रहता है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।
टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज्वाइन होकर वहाँ पे पूछ सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं आप लोग टेलीग्राम पे। तो और भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आंसर के आने के बाद उसका एक कट ऑफ एनालिसिस करूंगा, जहाँ पे 3 साल का पूरा ट्रेंड, फिर जो नॉर्मलाइजेशन चेंज हुआ है उसका पूरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, और जो लेटेस्ट में रिजल्ट आए हैं उसको देखते हुए एक रफ आइडिया अपन निकालेंगे क्या क्या रह सकता है। अगर आपका अभी भी जनरल से अगर 100 के बीच में आता है, 105 के बीच में अगर स्कोर आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ मानकर चलिए, हो जाएगा सिलेक्शन। इवन साउथ में ही हो, लेकिन आपका सिलेक्शन 100-105 पर हो सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा ही टफ है इस साल। इरेलीवेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीके में, ठीक है। इंग्लिश भी ऐसा नहीं है कि 25 में 25 इजीली हो सकता है। इडियम्स और पीक्यू आर बहुत ज्यादा ही इरेलीवेंट टफ साइड में बोला जा सकता है, अच्छे सवाल आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग होप मत, अभी होप नहीं तोड़ना है, क्योंकि 100-105 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है। पिछले साल तो 2024 में 98 वाले का भी जो है ना पीडी पीएचडी वो क्वालिफाई किया, तो वो हो सकता है। आपका शिफ्ट अब डिपेंड करेगा, शिफ्ट पर भी ये है कि आपका शिफ्ट टफ है या फिर इजी है। ये तो देखिए, पेपर अगर टफ रहेगा तो फिर आपका शिफ्ट तो टफ ही रहेगा। एक इसमें ये भी रहता है, कंडीशन ये भी आता है कि आपके शिफ्ट में कैसे फिर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। अगर आपका शिफ्ट टफ ही है, लेकिन उसमें अच्छे अच्छे नॉलेजेबल बच्चे जो बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिनका तुक्का लग गया है, अगर ऐसे बच्चे का रहता है एक पेपर आपके शिफ्ट में, तो आपका फिर वो मार्क्स तो हाई जाएगा, एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स ज्यादा जाएगा तो फिर आपका शिफ्ट कहाँ कहाँ आ जाएगा, इजी में आ जाएगा। और वहीं आपका शिफ्ट अगर इजी भी है, और अगर न्यू कमर्स अगर आपका एग्जाम दे रहे हैं आपके साथ में, या फिर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी नए नए अभी आए हैं इस फील्ड में, या फिर जिनका तुक्का नहीं लगा, तो फिर आपका जो शिफ्ट का एवरेज है वो फिर नीचे जाएगा, और आपका शिफ्ट फिर मॉडरेट टू हार्ड में आएगा, और उसका फिर बेनिफिट आपको नॉर्मलाइजेशन के रूप में फिर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को होप नहीं हारना है, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हैं। अपना स्कोर भी कमेंट में आप लोग टाइप कर दीजिए शिफ्ट के साथ, ताकि आसानी हो पता करने में कि कौन सा शिफ्ट कैसा रहा है, और फिर एनालिसिस करने में भी आसानी हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें।